नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वंडरिंग योगी में। दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आज हम फिर से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे कि कैसे वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां लेकर के आती है और क्या उस प्रॉब्लम का सलूशन है। तो आइए बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इंडिया में एसिडिटी की प्रॉब्लम या एसिड रिफ्लेक्स कहें या ब्लोटिंग कहें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका एक मेन रीज़न है हमारे खाने के जो पैटर्न्स हैं वो सही ना होना, ठीक है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, जब भी इंडिया में या हमारे घरों में किसी को भी एसिड की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होता है या फिर एसिड रिफ्लेक्स होता है, उनको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो एंटासिड टैबलेट लेना शुरू करते हैं। एंटासिड टैबलेट जो है वो कहीं ना कहीं तुरंत एक रिलीफ दे देती है व्यक्ति को, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में आगे चल करके। मैं बताता हूँ आइए कैसे। दोस्तों, जब हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं तो जो एंटासिड टैबलेट होती है उसमें मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम क्या करता है, जब हम लंबे समय तक लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसके बैड इंपैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो फार्मा कंपनियां हैं वो उस एंटासिड टैबलेट में एल्युमिनियम मिलाना शुरू कर देती हैं। एल्युमिनियम जब मिलाना शुरू कर देती हैं तो एल्युमिनियम जब हम लंबे समय तक उस एंटासिड के थ्रू लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की जब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है फिर हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस पनपने लगती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक एंटासिड टैबलेट लेते रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। एंड आयरन की डेफिशिएंसी जैसे ही होती है हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी शुरू हो जाती है। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि इंडिया में विटामिन B12 एंड आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है लोगों में, और विशेषकर महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जब आप फिर इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आप आयरन की टैबलेट लेना शुरू करते हैं, उसके भी बैड इंपैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड विटामिन B12 को पूरा करने के लिए आप जो सप्लीमेंट्स है उनको लेना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, आपके शरीर में कुछ महीने तक विटामिन B12 जो है मेंटेन रहता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपका जो स्टमक होता है उसमें एसिड रिलीज होता है ताकि वो उस खाने को ब्रेक डाउन कर सके और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। आपके शरीर में जो एसिड रिलीज होता है और आपके जो स्टमक में पीएच वैल्यू जो होती है वो 3.5 होती है। 3.5 जब पीएच होती है तब जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में जो फूड है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन उस जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको आपके पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में पहुंचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, और ब्लड उस खाने से बनी एनर्जी को पूरे शरीर में आपके लेकर के जाता है। लेकिन जब आपके शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती है और जो आप एंटासिड ले रहे थे उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर होता है, तो आपका जो ब्लड है उसका नेचर एसिडिक होना शुरू हो जाता है, जबकि हमारा जो ब्लड है उसको एल्कलाइन होना चाहिए। आपको पता होगा कि ब्लड की जो पीएच है वो 7 से लेकर 8 के बीच लाई करती है, और कहें तो 7.4 पीएच होती है। जब ये चीज हो जाती है तो जो ब्लड है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को ले जा नहीं पाता है आपके स्टमक से, क्योंकि वो ब्लड जो है एसिडिक हो चुका होता है। जब ब्लड एसिडिक हो चुका होता है तो बॉडी उस ब्लड को एसिडिक से उसके नेचर को अल्कलाइन में बदलने के लिए सब कुछ करती है, क्योंकि ब्लड का अल्कलाइन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तब बॉडी आपके शरीर से कैल्शियम को लेना शुरू कर देती है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो नेचर में अल्कलाइन होता है दोस्तों, और जब कैल्शियम आपके ब्लड में मिलता है तो आपका जो ब्लड होता है वो एसिडिक से अल्कलाइन होने लगता है और आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं। अब जो बॉडी है आपकी वो कैल्शियम कहाँ से लेती है? आप सभी जानते हैं जो बोन्स होती हैं हमारी वो कैल्शियम से बनी होती हैं। तो जो आपकी बोन्स जहाँ पे इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, लाइक जैसे आपके नी जॉइंट्स हो गए, आपका लंबर का रीजन हो गया, आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, आपका एल्बो जॉइंट हो गया, इनके जो कनेक्टिंग है जहां पे बोन एक दूसरे से कनेक्ट है उस वाले पार्ट से जो बॉडी है वो कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, उनके कमर में दर्द रहता है
और उनको जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं एक एसिडिटी कैसे आपके लिए इतनी सारी बीमारियां लेकर के आ रही है, और हम कभी भी रूट कॉज जानने की कोशिश नहीं करते हैं उसका। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो जब कैल्शियम आपको मिलना शुरू हो गया, जब एक अमाउंट से ज्यादा कैल्शियम आपकी बॉडी यूज नहीं कर सकती और जब वो लिमिट खत्म हो जाती है, फिर बॉडी आपके शरीर से मैग्नीशियम लेना शुरू करती है ब्लड को अल्कलाइन करने के लिए। और आपको बता दूं, जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी बॉडी में 300 टाइप के वर्क्स करता है। वो हमारे हार्ट को अच्छा रखता है, वो हमारे लिवर को अच्छा रखता है, वो हमारे किडनी को अच्छा रखता है। और जब मैग्नीशियम बॉडी यूज करने लगती है ब्लड को अल्कलाइन करने के लिए, तो धीरे धीरे मैग्नीशियम का लेवल भी हमारी बॉडी में गिरने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमारा बीपी डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा लिवर और किडनी का जो फंक्शन है वो खराब हो जाता है, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है और बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं एक एंटासिड कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके पीएच को हम एक मेंटेन करके रखें। हमारे जो स्टमक का एसिड सिक्रीट हो रहा है उसको हम सही तरीके से यूज कर पाए। दोस्तों हमें अपने शरीर में एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना होगा? हमारा जो शरीर है 3 से 4 घंटे के बाद खाने की डिमांड करता है, तो हम अपना जो फूड पैटर्न है उसमें ज्यादा लंबे गैप्स ना लें। 3 से 4 घंटे के बाद हम अपने शरीर को एक अच्छा आहार दें जिसमें रॉ फूड ज्यादा होना चाहिए। आप बात करें तो एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारे जो फूड का 40 से 50% हिस्सा है वो रॉ फूड होना चाहिए। दूसरा अगला इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों, आप खाने को चबा करके खाएं, क्योंकि जब आप खाने को चबा चबा करके खाते हैं तो आपके सलाइवा में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हम लाइपेज कहते हैं, और लाइपेज आपके मुंह में ही जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, उसका ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खाने को चबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाते हैं, निगल लेते हैं, तो वह डायरेक्टली बिना डाइजेस्ट हुए आपके स्टमक में जाता है और स्टमक को ज्यादा एसिड क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स या ब्लोटिंग या खट्टी डकार होने लगती है। अगला जो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है वो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है और जो ब्लड है उसमें 90% हमारा पानी होता है। तो अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगी तो हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड का जो पीएच है अल्कलाइन होना था वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा और फिर से आपके शरीर में एसिड रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की भी एक मेमोरी होती है। जब हम एक निश्चित समय पर खाना शुरू कर देते हैं और फिर जब हम उस खाने को समय पर नहीं लेते तो हमारी बॉडी में एसिड सिक्रीट हो जाता है, हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है, और फिर जब वहां पर वो खाना नहीं होता तो हमारे वो स्टमक की इनर लेयर को डैमेज करना शुरू हो देता है, और वो जो एसिड होता है कभी कभी हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे गले तक भी आ जाता है, जिससे कई बार आपने देखा होगा कि आपको कड़वा कड़वा टेस्ट आने लगता है। और जो हमारा फूड पाइप होता है दोस्तों वो बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज का बना होता है, तो अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो हमारे फूड पाइप में होल भी हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, और खाना जो है उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, नट्स और सीड का प्रयोग करना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अल्कलाइन मोड में रहे और आपकी बॉडी में एसिड रिफ्लेक्स ना हो, ब्लोटिंग ना हो। दोस्तों कई लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो एसिडिटी है वो डायबिटीज में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या होता है, जब हमारे शरीर में एसिडिक नेचर बहुत लंबे समय तक रहता है तो जो हमारी पैनक्रियाज होती है वो उसकी सेल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और पैनक्रियाज इंसुलिन को सही तरीके से सिक्रीट नहीं कर पाता हमारी बॉडी में, जिससे हमारे शरीर में डायबिटीज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें जरूरत है अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन रखने की, और हमें जरूरत है सही टाइम पर खाना खाने की, सही तरह से खाना खाने की। लाइक हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या जो भी बहुत ही ज्यादा फैटी एसिड वाले फूड हैं हम उनको अवॉइड करें, हमारे जो खाने की क्वालिटी हो वो अच्छी हो दोस्तों।
और एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसमें योग और प्राणायाम कैसे हेल्प करता है। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, तो आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, और जब ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है तो आपकी सेल जो होती है वो एरोबिक कंडीशन में आ जाती है। यानी कि एरोबिक कंडीशन में आती है तो आपकी अल्कलाइन नेचर जो है बॉडी का वो बढ़ता है। अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपकी जो सेल है वो एनारोबिक कंडीशन में आ जाएगी, और एनारोबिक कंडीशन का मतलब है आपकी जो बॉडी की सेल है उनमें ऑक्सीजन लेवल डाउन जा चुका है और अल्कलाइन लेवल उसका घटने लगा है। तो आप अच्छा खाना खाइए, प्राणायाम करिए, योग करिए, अच्छी नींद लीजिए, तो आप एसिडिटी से नॉर्मली बच सकते हैं। आपको किसी टैबलेट की जरूरत नहीं होगी, किसी भी एंटासिड की जरूरत नहीं होगी, और आप 50 तरह की, इवन 100 तरह की बीमारियों से बच पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा, और एंटासिड्स को लेना बंद कर दीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, तो आधे से ज्यादा बीमारियां आपसे वैसे ही दूर रहेंगी। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए। धन्यवाद।